हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का एक गुलाम था जिसका नाम दरहम था। वो उनके लिए लकड़ियां जमा किया करता था। एक दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उससे पूछा, दिरहम, लोग क्या कहते हैं? उसने कहा, लोग क्या कहेंगे, सब लोग तो खैर आफियत में हैं, सिर्फ मैं और आप ही मुसीबत में हैं। हजरत उमर ने फरमाया, वो कैसे? दिरहम ने कहा, खिलाफत से पहले मैंने आपको देखा था कि आप खुशबू लगाने वाले, उम्दा लिबास पहनने वाले, बेहतरीन सवारी करने वाले और लजीज खाने खाने वाले थे। जब आप खलीफा बने तो मैंने सोचा था कि अब मुझे भी आराम मिलेगा और मैं इस मुशक्कत से निजात पाऊंगा, लेकिन आपका काम तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल और सख्त हो गया है और अब आपकी वजह से मैं भी आजमाइश और मुसीबत में मुब्तला हूं। ये सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, तुम आजाद हो, मेरे पास से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यहां तक कि अल्लाह ताला मेरे लिए इस आजमाइश से निकलने का कोई रास्ता पैदा फरमा दे। ये सिचुएशन थी मुसलमान हुक्मरानों की कि जिम्मेदारी लेने से पहले उनका लाइफस्टाइल कैसा था? लजीज खाने और बेहतरीन सवारी, बेहतरीन कपड़े। जब जिम्मेदारियां आन पड़ी तो फिर लाइफस्टाइल कैसा हो गया। अब जरा पाकिस्तान को और इस्लामी दुनिया को मुलायजा करें कि हुक्मरान बनने से पहले इनकी औकातें क्या थी, इनकी जातें क्या थी, इनका खाना क्या था, इनका पीना क्या था। फिर इन लोगों के हाथों में लोगों का खजाना लगा, लोगों की मजदूरियां लगी और फिर इनका लाइफस्टाइल, इनका डीएचए, इनका जो है वो बैरियर टाउन, इनका इस्लामाबाद इनक्लेव और मिनिस्टर्स कॉलोनी। फिर आप खुद जायजा ले लें कि इनका लाइफस्टाइल कैसा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो कि हमेशा से आपकी मोहब्बतों का मशकूर है और वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली चैनल को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो लाइक कर देते हैं वीडियो को, कुछ लोग हैं जो शेयर कर देते हैं। मेरे एक इंतहाई मोहतरम भाई हैं जो वीडियो के टुकड़े काट कर मुझे भेजते हैं और वो मुख्तलिफ फोरम पे लगाई जाती हैं, वो बहुत तकलीफ करते हैं। इन तमाम लोगों को, जो भी देखता है, जो भी सुनता है, मेरी तरफ से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने गलती की, तारीख गलत बता दी थी, आप लोगों ने तसहीह की, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल वो ज्यादा स्टफ होता है, तैयार करना होता है तो ज़हन उलझ जाता है। आज 22 अगस्त 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का, आपका वीकेंड शुरू हो रहा है। अल्लाह इसको भी खुशगवार बनाए। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के जो है वो 8:30 बज रहे हैं। कुछ मेन खबरें आपके सामने, कुछ तारीखी हवाले और कुछ जो अभी मौजूदा हालात है आपके सामने हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जो है वो बढ़ रहा है। सबसे पहली खबर जो आपके साथ साझी करनी है वो ये कि कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ये होती है कि मौलाना फजलुर रहमान वो अपोजिशन जमातों को खाने पर बुलाते हैं। महमूद खान अचकजई वहां जाते हैं, सुलेमान अकरम राजा, इलामा राजा नासिर अब्बास, और इन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में जो है वो इत्तेहाद बनाएंगे, पार्लियामेंट में मुश्तरका मौकिफ जो है वो अपनाएंगे। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर इस हुकूमत को जो है वो नथ डालनी है तो अपोजिशन का एक वसी इत्तेहाद होना चाहिए, क्योंकि इस दफा में ये मिल के पड़ गए हैं, यानी MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी,
बलूचिस्तान वाले लुगड़, बाप पार्टी, इसके अलावा और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये मिल के पड़ गए हैं हमें। तो इनका मुकाबला करने के लिए एक तगड़ा इत्तेहाद होना चाहिए, जिसकी बुनियाद जो है वो रात को रखी गई है। इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि गंदा है पर धंधा है। 1985 में इस गलीज खानदान को जनरल जिया सियासत में लाए और इन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद तोहफों पे रखी, रिश्वत पे रखी, और इनका इतना हाथ खुल गया कि इन्होंने एक आर्मी चीफ को रिश्वत दे डाली, और यही इनका धंधा है। एक मुनज्जम और जराइम पेशा ये खानदान है। ये क्या किस्सा है आपको सुनाना है। फिर 6 बार इम्तियाज आलम साहब कहते हैं कि 6 बार जो है वो जर्नैलों ने आइन को रोंदा, जिसकी सजा आर्टिकल 6 है। अगर किसी को मिल जाती तो फिर ये सिलसिला रुक सकता था। तीसरी खबर कि बरसगीर की 135 साल तारीख का मकबूल तरीन रहनुमा वो कौन है, ये आपको बताना है। और फिर जर्नैलों को रोनाल्ड रेगन ने हुक्म दिया कि हमारा C-130 है, तो ये अब जो अपने आपे से बाहर हो रहे हैं, ये जो हीरो बनने के चक्कर में हैं, तो इनको किसी खुली जगह पे गिरा दिया जाए। तो फिर 17 अगस्त को 1988 बस्ती लाल कमाल, एक दोस्त कह रहा था कि ये लोधरा में है, बहरहाल दौरा भावलपुर का था, तो ये खुली जगह पे नहर के किनारे सुना गिरा दिया गया। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि सितारों में जो है वो रोशनी न रही। लेकिन हमने सबसे पहले जो मुद्दा डिस्कस करना है, वो मुद्दा हमने डिस्कस करना है कि बरसगीर की 135 साल तारीख का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा कौन सा है। मैंने आपको कई दफा बताया है, लोग शिकवा करते हैं कि जी खबरें, अंदरूनी जराए, बैरूनी जराए, ताकतवर शख्सियत से मुलाकात, तगड़े जराए। मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको सोच की दावत देना, आप खुद नतीजा अक्स किया करें। मैं वो इन खबरों को जो है वो अहमियत नहीं देता, क्योंकि इतना फ्लो है खबरों का, वो आप तक पहुंच जाती हैं। मैं सिर्फ आपको दावत देता हूं कि आप लोग देखा करें कि जो है ना वो पाकिस्तान के हालात क्या है और किस तरफ जा रहे हैं, और कौन वो लोग हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक रखते हैं। अब आप सिर्फ ये सुने, एक भारतीय चैनल पर एक मशहूर भारतीय एंकर ने मशहूर पाकिस्तानी एंकर से सवाल किया कि क्या इमरान खान अब भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो मशहूर पाकिस्तानी एंकर ने सहाफी बददियानती का मुजाहरा करते हुए बददिली से कहा कि यकीनन इमरान खान मकबूल लीडर हैं। मकबूल तरीन और मकबूल में बहुत फर्क है। हर सियासी लीडर अवाम में किसी न किसी हद तक मकबूल होती है या होता है, लेकिन जब कोई लीडर पाकिस्तान में मकबूल तरीन के लेवल पर पहुंचता है तो यही सवाल भारतीय एंकर ने किया। लेकिन रवायती मीडिया से इमरान खान की मकबूलियत का इकरार एक मुश्किल मरला है, क्योंकि वो सहाफत नहीं करते बल्कि अपने जाती सियासी तल्लुकात की परवरिश करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन नहीं, बरसगीर पाक व हिंद की 1892 से शुरू होने वाली सियासी तारीख का मकबूल तरीन लीडर है। वो कैसे, वो मैं वजाहत कर देता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी सहाफी ने आज तक ये मुआजना पेश किया? सहाफती अहलियत की कमी है या जाती मफादात आड़े आते हैं? गांधी और नेहरू बरसगीर पाक व हिंद में हिंदुओं का मकबूल तरीन लीडर था, यानी इंडिया का मकबूल तरीन लीडर नहीं था, हिंदुओं का था, बल्कि इंडिया में हिंदुओं का मकबूल तरीन लीडर था। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया के मकबूल तरीन लीडर नहीं थे, बल्कि इंडिया में मुसलमानों के मकबूल तरीन लीडर थे। गांधी और नेहरू हिंदुओं के, मुसलमानों के नहीं।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के सारे हिंदुस्तान के नहीं, इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के आधे मुल्क यानी मशरकी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर था, पूरे पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर नहीं था। और भुट्टो सिर्फ मगरबी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर था, पूरे पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर नहीं था, बल्कि उसकी मकबूलियत शेख मुजीबुर रहमान के लेवल की भी नहीं थी। शेख मुजीब ने मशरकी पाकिस्तान में 169 में से 167 सीटें जीती थी, जबकि भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 138 में से 81 सीटें जीती, यानी सिर्फ 60% सीटें जीती, जबकि शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में 97% सीटें जीती। जी, 97% सीटें जीती। भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला फॉर्म 47 वजीर आजम था, जो इलेक्शन हार कर भी वजीर आजम बन गया और जो मशरकी पाकिस्तान तोड़ने में याह्या खान के साथ बराबर का शरीक था। साल 1970 में कैद आजम के बाद पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर शेख मुजीब था और तीसरे नंबर पर भुट्टो का नंबर आता है। लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद से आज तक इमरान खान की मकबूलियत 90% पर पहुंच चुकी है। इसका एतराफ तमाम सियासी जमातें अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में करती हैं। कोई आजाद सर्वे और आजाद इलेक्शन इस तनासुब को साबित कर सकता है। इसीलिए फाशिज्म की तारीख में मौजूदा दौर बदतरीन दौर है। इमरान खान बरे सगीर पाक व हिंद की 135 साला सियासी तारीख का मकबूल तरीन लीडर साबित हो चुका है। 135 साला तारीख का। हम चलते हैं अगली खबर पे। मरकंडे काटजू भी पढ़ते हैं। ये साबका जज हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के। ये कहते हैं कि इंडिया में जो तब्दीली की हवा है वो चल पड़ी है। 2014 से बीजेपी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं इंडिया में, लेकिन काकरोचों ने जो है वो उन्हें जबरदस्त झटका दिया है और ये तब्दीली आगे चल के मजीद मैच्योर होगी। ये जस्टिस मरकंडे कहते हैं, लेकिन साथ ही वो मुआवजा करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर अभी भी जो फौजी हुंता है उसका कब्जा है, उसकी गिरफ्त है। पाकिस्तान के अभी हालात नहीं बदले और पाकिस्तानियों को हालात बदलने के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। इमरान खान कहा करते थे कि जो आपकी आजादी है ना, वो आपको प्लेट में रख कर नहीं मिलती। अगर आपने ये आजादी की जिद्दोजहद देखनी है ना, तो आप स्पार्टकस, ये एक गुलामों की तहरीक थी और इन्होंने किसके खिलाफ चलाई? रोम के खिलाफ। रोम का स्टेटस उस वक्त अमेरिका का था या रोम का स्टेटस उस वक्त चीन का था, बल्कि इनसे भी बड़ी सल्तनत थी। और एक गुलाम जो ग्लेडिएटर था स्पार्टकस, उसने उस तहरीक का आगाज किया। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ये मूवी आप लाजमी देखें कि गुलामों ने अपने आकाओं के खिलाफ किस तरह तहरीक चलाई, कितना खून दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि रोम ने वो तहरीक दबा दी, काबू पा लिया। लेकिन आप वो जो तहरीक का शुरू होना है, तहरीक का जारी रहना है, लोगों की कुर्बानियां हैं, वो सिर्फ आप देखें। और फिर स्पार्टकस वो तारीख में अमर हो गया। आज मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं। तो पाकिस्तानियों ने अगर मिलिट्री को अपनी बैरक्स में वापस धकेलना है तो ये लातों के भूत हैं, ये बातों वाले नहीं है। यानी आप देखें ना, हमारे साथ वो बातें इस्तेमाल करते हैं अवाम के खिलाफ, बंदूकें इस्तेमाल करते हैं, सोटे इस्तेमाल करते हैं, पुलिस इस्तेमाल करते हैं, जज इस्तेमाल करते हैं। यही तरीकाकार है कि अवाम रोडों पे आ जाए, अवाम पूरा मुल्क चौक कर दे, अवाम हर गली मोहल्ला चौक कर दे, तमाम बड़े शहर चौक कर दे और फिर देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल
मार्कंडे कहते हैं कि पाकिस्तानी अभी इससे जो है वो बहुत दूर हैं और उनको लंबी जिद्दोजहद जो है वो करनी पड़ेगी। अब जब जर्नैलों से काम ले लिया जाता है, मैंने आपको कई दफा बताया कि अमेरिकी सफारतकारी के बानी थे डॉक्टर हेनरी किसिंजर। बुनियादी तौर पर यहूदी थे लेकिन बहुत बड़े आदमी थे और उनकी किताबें वो पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने अमेरिकी सफारतकारी को तरतीब दिया और उनका बुनियादी जो नुक्ता था ना, वो एक लाइन में उन्होंने बयान किया। वो एक लाइन क्या है? एक लाइन ये है कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो बुरी है, कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका की जो दोस्ती है वो मौलिक है, वो जानलेवा है और वो जान लेती है। जनरल पिनोशे की जान ली, जनरल जिया की जान ली, मुशर्रफ की जान ली, तारीख भरी हुई है। शाह ईरान की जान ली, ये इसी तरह करते हैं। अनवर सादात की जान ली। जब जनरल मोहम्मद जियाउल हक से काम ले लिया तो अमेरिका ने 1988 के अवाइल में कई मैसेजेस दिए कि जनरल जिया, जो काम हमने तुमसे लेना था ले लिया, अब अपनी औकात में वापस आ जाओ। फाते बनने की जरूरत नहीं है, तुम फाते नहीं हो, हम फाते हैं। हमने रशिया तोड़ा है जो तुम जैसों को इस्तेमाल करते हैं और तुम सिर्फ एक मोरे थे। लेकिन जनरल जिया तो मर्द मोमिन, मर्द हक बन चुके थे। इस्लाम के सिपह सालार आजम, CIA के डॉलरों से लड़ाई लड़कर उनका मोरल अरबपति प्रॉपर्टी डीलर के फशारे खून की तरह शूट कर चुका था। जमीन पर वापसी नामुमकिन थी। अमेरिका ने वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो से जिनेवा कन्वेंशन पर जनरल जिया को साइड लाइन करके साइन करवाए। ये पहला मैसेज था। जियाउल हक रीड न कर पाया। ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ तो अमेरिका की ईमा पर वजीर आजम जुनेजो ने इंक्वायरी शुरू करवा दी। किसके खिलाफ? जी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के खिलाफ। ये दूसरा मैसेज था। जियाउल हक न समझा। जनरल जिया ने बदलती हुई सूरत हाल को समझकर फैसला करने के बजाय मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत ही बरतरफ कर दी। कहा, ये इस्लामी निजाम ठीक से नहीं ला रही, मैं नवाज शरीफ के जरिए इस्लामी निजाम लाऊंगा और हम मिलकर 20 साल मजीद हुकूमत करेंगे। बिलाखिर अमेरिका के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सदर रोनाल्ड रेगन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड के 2 हेकल जहाज C-130 हरकुलिस को हुक्म दिया कि इन सब नाहंजार जर्नैलों को जहाज से नीचे फेंक दो, ये हमारे जहाज में बैठकर अकड़ रहे हैं। जहाज ने भावलपुर के नजदीक एक नहर का किनारा खाली देखकर उन्हें फेंक दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री की सारी टॉप जो ब्रॉस थी एक झटके में खत्म हो गई। अजहर लोदी और हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान टेलीविजन पर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। जनरल असलम बेग जो बाद में आर्मी चीफ बने, उनको अमेरिका ने C-130 में पहले ही सवार होने से मना कर दिया था। हमारी दुश्मनी बुरी है लेकिन हमारी दोस्ती मौलिक है और बहुत जल्द काम निकलते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा ईरान के मामलात, वो भी अब हम किसी मर्ज का इलाज नहीं है, जो कुछ हमसे करवाना था गजा पीस बोर्ड में। तो बहरहाल ये देखते हैं कि नहर के किनारे कब जो है वो कोई जहाज फिर लैंड करता है। जी, टीवी पर सवाल होता है, एक एंकर जो है, जाहिर है इनको सवाल दिए जाते हैं कि जी मुख्यमंत्री वजीर आजम बनेगी या जरदारी का लौंडा वजीर आजम बनेगा। ना इलेक्शन ना मकबूलियत, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। सवालात हो रहे हैं, सवालात देखें। क्या हमारे मुस्तकबिल में ये नौसरबाज लिख दिए गए हैं?
کیا ہمارے مستقبل میں اور ہمارے بچوں کے لیے یہ کرپٹ، یہ غلیظ، یہ لعنتی، یہ خائن، یہ بددیانت، یہ دھندا گروپ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے، الیکشن میں عوام ووٹ کس کو دے گی، عوام کس کو چنے گی، عوام نواز شریف کی کوڑی اور زرداری کے لونڈے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور سوال دیکھیں کس طرح فیڈ ہو رہے ہیں کہ ان میں سے کون وزیر اعظم بنے گا۔ یہ جو پروگرام ہے امیتابھ بچن کا کہ کون بنے گا کروڑ پتی، اصل میں یہ وہی سوال ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو 7 نسلیں آنے والی آپ کی ان کے منہ میں حلال کا نوالا جانا مشکل ہے، یا ان کے تن پر حلال کا کپڑا جو ہے وہ پہننا مشکل ہے۔ کل میں نے آپ کو خبر دی کہ 5 سال میں 68 ارب 97 کروڑ کا انہوں نے صرف ڈیزل اور پیٹرول پھونک دیا ہے قوم کا۔ اندازہ کریں 67 ارب یا 68 ارب اس کا پیٹرول پھونک دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یعنی بھاگ دوڑ کی ہے نا، تو کیا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کبھی فضل الرحمان کے دروازے پر، کبھی زرداری شہباز شریف کے دروازے پر، کبھی شہباز شریف جی ایچ کیو، اسی میں جلا ہے سارا 68 جو ہے نا وہ ارب کا پیٹرول جل گیا ہے۔ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ملا؟ بہرحال اس کے بعد ہماری تیسری جو لیڈ ہے، جو ہماری تیسری جو سٹوری ہے، وہ سٹوری یہ ہے کہ 6 بار جو ہے وہ جرنیلوں نے آئین کو روندا ہے اور کسی پر بھی آرٹیکل 6 نہیں لگا۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی بدنام تو پوری دنیا میں، خالی جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا، دھوکہ دیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے، پوری دنیا میں اس پر تھو تھو ہوئی، تو نام تو ہو رہا ہے نا۔ جب وجہ شہرت ہے ہمارے پاکستان کی، بانی پاکستان بر وقت طبی امداد نہ ملنے سے چل بسے، پہلا وزیر اعظم جلسے میں قتل کر دیا گیا، سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر گرفتار اور اس کا اکثریتی صوبہ خون میں نہلا دیا گیا، خانہ جنگی کے بعد ملک 2 لاکھ ہوا، پہلا منتخب وزیر اعظم اور 1973 کے آئین کا خالق پھانسی چڑھا دیا گیا، اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم کو ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید، اسلامی دنیا کی پہلی مسلم وزیر اعظم کو چوک میں شہید کر دیا گیا، ایک ہر دل عزیز وزیر اعظم کو لمبی سزائیں، قید تنہائی اور علاج سے محروم کر دیا گیا، ماں سوائے ایک الیکشن کے سارے الیکشنوں میں دھاندلیاں، 6 بار جرنیلوں نے آئین توڑا، 4 بار آئین توڑ کر مارشل لاء لگے اور لمبی فوجی آمریتیں مسلط ہوئیں، افغان جہاد اور پھر دہشت گردی گلے پڑ گئی، 2 صوبوں میں بغاوت اور روزانہ دہشت گردی، روزانہ جی معیشت کنگال، اشرافیہ خوشحال، پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، آئینی نظام موجود، منتخب کوئی حکمران، یعنی آئینی نظام اور کہتا ہے، حکمران کچھ اور کہتے ہیں، اب کہتے ہیں سسٹم چل نہیں رہا، اب کہتے ہیں آئینی سسٹم چلنے نہیں دینا، تو بریک ڈاؤن تو ہوگا جب آپ نے سسٹم چلنے ہی نہیں دینا، جب آپ نے آئین کو بار بار بوٹوں تلے روندنا ہے، جب آپ نے ایسے ایسے اختیارات لینے ہیں، ایسے یعنی ابھی آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس 4 فل مارشل لاء لگے اور فل فلیج ڈکٹیٹر تھے، ایوب خان، اس کے بعد یحییٰ، اس کے بعد ضیاء، اس کے بعد مشرف، باجوہ کو بھی شامل کر لیں، کسی جرنیل کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ نیوی کو اپنے انڈر کر لے، کسی جرنیل کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ایئر فورس کو اپنے انڈر کر لے، وہ جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے یا جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو اپنے انڈر کر لے، کیونکہ ذمہ داریاں بٹی ہوئی تھی، اور ان سب کے اوپر ایک خوبصورت عہدہ موجود تھا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا،
जनरल सार शमशाद आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साबित हुए। आइन बदल दिया गया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो जनरल आसिम मुनीर हैं, एयर चीफ मार्शल वो जनरल आसिम मुनीर हैं, नेवल चीफ वो जनरल आसिम मुनीर हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस वो जनरल आसिम मुनीर हैं। यानी सारे का सारा जो इख्तियार था, जो कुव्वत थी, वो अपनी जात में मुर्तकिज कर ली, अपनी जात में जमा कर ली। हालांकि यूरोप का बैरन डी मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्को ये पहले मुफक्किर थे जिन्होंने इख्तियारात की तकसीम का जो है वो नजरिया दिया था कि इख्तियारात को कैसे तकसीम किया जाता है और इख्तियारात को कैसे बांटा जाता है। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे सिस्टम में उतने अच्छे फैसले जो है सिस्टम कर पाएगा। लेकिन जहां पे अब GHQ से हटकर एक अलहदा इस्लामाबाद में एक ब्लॉक खड़ी की जाएगी, एक सेक्रेटेरिएट खड़ा किया जाएगा, जाहिर है अरबों का होगा, अरब अलिफ वाला, पाकिस्तानी अवाम के वहां पे पैसे लगेंगे। पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेवियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इनके मैंने आपको इंट्रो में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का वाकया सुनाया कि आप हुक्मरान बनने से पहले क्या थे और हुक्मरान बनने के बाद क्या हुए। मैंने अभी जिक्र किया था 1985 का, गैर जमाती इलेक्शन हुए और वो खानदान अभी तक पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहे। और इन्होंने काम किससे चलाया? इन्होंने काम चलाया ले दे पे, तोहफे तहाइफ पे, रिश्वत पे। नाम उनका तोहफे तहाइफ था, रिश्वत पे। वैसे भी जो नून लीग के दोस्त है वो इन तोहफों पे बड़ा यकीन रखते हैं। ये असल में तोहफे नहीं होते, ये असल में सियासी रिश्वतें होती हैं। ये ऐसा नाहंजार खानदान है कि आर्मी चीफ, इन्होंने आर्मी चीफ को और इनका दोस्ती बाप जिसने ये अंपायर खड़ी की, मोहम्मद शरीफ, वो लोगों के नीचे घुस जाता था, नीचे बढ़ जाता था लोगों के और उनको कंधों पे उठा लेता था। लेकिन इनका यही धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है। किस तरह ये जरा मुलायजा फरमाएं आप लोग कि गंदा है लेकिन क्या करें, मजबूरी है और वो धंधा है। जनरल आसिफ नवाज को आर्मी चीफ बने कुछ ही अरसा हुआ था कि एक दिन शहबाज शरीफ उनसे मिलने आए और अपने साथ BMW की चाबियां लाए और कहा कि ये अबजी मियां शरीफ दोस्ती जहनमी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। आर्मी चीफ ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद जनरल आसिफ नवाज वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलने मरी गए। मुलाकात के बाद नवाज शरीफ उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आ रहे थे तो उनसे पूछा कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। जनरल आसिफ नवाज ने जवाब दिया कि टोयोटा क्राउन। नवाज शरीफ ने पंजाबी में कहा यह कार आप पर अच्छी नहीं लगती, साथ ही मुलाजिम को इशारा किया। तो वो बादशाहों वाला स्टाइल आप ड्रामों में देखते होंगे, मुलाजिम को इशारा किया तो वो पीछे खड़ी BMW ब्रांड न्यू ले आया। उसकी चाबी नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज को दी और कहा यह कार है जो आप डिजर्व करते हैं। क्यों? रिश्वत। हमारे साथ चले, चीफ अपना होना चाहिए, अपना। ये वो दोस्त की बाप इनके कान में कह गया था, चाहे पुलिस चीफ हो चाहे आर्मी चीफ हो। फिर याद करें इलामा ताहिरुल कादरी को कि इनका जो अल्टीमेट मकसद है वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना है। अल्टीमेट गोल इनका यही है कि जिस तरह पंजाब पुलिस पूंछल हिलाती है और इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुकी है और इनकी जाती मुलाजिम है, यही इनका टारगेट फौज के बारे में है। बड़ी एक मशहूर फिल्म है संजय दत्त की जिसमें वो पुलिस वाला होता है, सीएम के बेटे को गिरफ्तार कर लेता है, सीएम आकर धमकियां देता है तो वो कहता है कि पुलिस को तो तुम लोगों ने सिस्टम में मिला लिया है। जिस दिन आर्मी तुम लोगों ने सिस्टम में मिला ली ना सियासतदानों ने, तो तुम इस मुल्क को चकले की तरह चलाओगे, चकले की तरह। ये अल्फाज हैं
कैसा चल रहा है पाकिस्तान बताएं। पुलिस पहले शामिल थी, चाहे वो इस्लामाबाद है, बड़ा नाम था इस्लामाबाद पुलिस का जी, बड़े नीट एंड क्लीन है। पंजाब वाले तो उनकी तो खैर बात ही ना करें। कैसा चल रहा है मुल्क? जिस तरह वो संजय दत्त ने कहा कि आर्मी साथ मिल गई तो फिर तो चकला सीधा सीधा बना दिया नवाज शरीफ ने, बना दिया जरदारी ने, बना दिया पार्लियामेंट ने। जी, ये कार आप डिजर्व करते हैं। जनरल आसिफ नवाज के मुताबिक मैं वजीर आजम की इस हरकत पर हैरान रह गया। आर्मी चीफ को रिश्वत और आर्मी चीफ को गाड़ी, यानी ये ग्रेस होती है, लेकिन ये चूंकि इनका अपना खानदान इस तरह है, धंधे वाला, इनका अपना खानदान इस तरह है, तो जनरल को तो शौक लगना था, जनरल को तो जो है ना वो हैरानगी होनी थी कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और वो चाबी वापस वजीर आजम के हाथ में रखी और कहा थैंक यू वेरी मच सर, मैं उसी टोयोटा क्राउन के साथ खुश हूं जो मेरे पास है। वजीर आजम को सलूट मारा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से आ गया। ये है जी शुजा नवाज, जनरल आसिफ नवाज के भाई की किताब से इक्तबास। यहां से इन्होंने सिलसिला शुरू किया। लाहौर में एक ही गली में जंग के मालिक को नवाज शरीफ ने 8 प्लॉट्स दिए, 8। गली भी खा गया दरमियान में। फिर जंग और जियो को देखे ना, ये जो सहाफी, कभी तफसीलात आएंगी कि इन सहाफियों को क्या क्या दिया गया। ये जो भौंकते हैं, जो अपना काम नहीं करते, ये कल्चर इन्होंने मुतारिफ करवाया। यानी नवाज शरीफ को एक बंदे ने कहा कि वो अपना आदमी है। नवाज शरीफ ने कहा कि उसने पैसे लिए हमसे, तो उस बंदे ने कहा पैसे नहीं लिए, वैसे अपना आदमी है। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, पैसे खिलाओ, पैसे, तब हमारा बंदा होगा। काना करो, काना, काना करोगे तो हमारा बंदा होगा। सलीम साफी जैसा लांती कहता है कि सहाफत में लिफाफा नवाज शरीफ लेकर आए, और ये दो खानदान मर खप जाएंगे। जाहिर है एक दिन हर किसी ने मरना है, लेकिन इन लांतियों ने जो जो रस्में यहां पे राइज की हैं, जो जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के साथ किया है, फौज के साथ किया है, इस सारे निजाम को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आम तेजाब नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड से इसको गुस्ल देना पड़ेगा, तब इसकी जो सिस्टम है इसमें कुछ बेहतरी आएगी। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बी करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।